नमस्कार, मैं डॉक्टर फुलसो राजेश पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव। मैं आज आप लोग को छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश के बारे में बताऊंगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण रहा है, समृद्धशाली रहा है। छत्तीसगढ़ को हम प्रागैतिहासिक काल से ही दक्षिण कोसल, महाकोसल, कोसल, दंडकारण्यक, अरण्यांचल और छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कई प्रमुख राजवंशी शासकों ने शासन सत्ता संचालन किया है। छत्तीसगढ़ मुख्यतः शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ के विवरण मिलते हैं। कुल मिला के 2 राजधानियां थी, एक रायपुर और दूसरा रतनपुर। दोनों राजधानी में 18 गढ़ यानी कुल मिलाकर 36 गढ़ के रहे हैं। इसके नाम से ही छत्तीसगढ़ नाम पड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। कई इतिहासकारों ने 36 घर होने के कारण छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा होगा, ऐसा माना जाता है। स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। तो आइए अब मैं आप लोग को सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश की ओर ले चलती हूँ। आप सभी को ये स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि क्षेत्रीय इतिहास से ही राष्ट्रीय इतिहास का पुनर्निर्माण होता है। क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले सरकपुरी राजवंश के बारे में मैं आप लोग को अवगत करना चाहूंगी, जानकारी प्रदान करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग को मालूम है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल भी के नाम से भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। दक्षिण कोसल में एक नए राजवंश का प्रादुर्भाव 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। इस राजवंश का नाम सरकपुरी राजवंश था। सरकपुरी राजवंश का संस्थापक सरबराज था। सरबराज के द्वारा सरकपुरी राजवंश को स्थापित करने के कारण ही सरकपुरी वंश सरबराज के नाम से पड़ा है। कई इतिहासकार सरकपुरी राजवंश की राजधानी भी सरकपुर को मानते हैं और कुछ इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर डी सरकार हैं, इन्होंने सरकपुरी राजवंश की राजधानी सिरपुर को माना है। और मल्हार रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर श्याम कुमार पांडे मल्हार को सरकपुरी राजवंश की राजधानी मानते हैं। सरकपुरी राजवंश मुख्यतः कई इतिहासकारों ने इस बात को उल्लेख किया है कि 11 दशक तक इस वंश के शासकों ने शासन सत्ता संचालन किया और 8 प्रमुख इस वंश के शासक हुए हैं। अब आप इतिहास के अध्येता हैं। इतिहास के अध्येताओं को इतिहास जानने के स्रोत को जानना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। तो चूंकि इतिहास में साक्ष्य के बिना कपोकल्पना मात्र माना जाता है, कहानी मात्र माना जाता है, तो मैं इतिहास जानने के साधन के बारे में या इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में आप लोग को अवगत कराती हूँ। सरकपुरी राजवंश के इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः हम एरण स्तंभलेख, जो 510 ईस्वी के गुप्त संवत समकालीन भानुगुप्त के शासनकाल के एरण स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। इससे हमें सरकपुरी राजवंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा ताम्रपत्र लेख। सरकपुरी राजवंश में समय समय पर जो शासक हुए हैं उनके द्वारा ताम्रपत्र लेख जारी कराया गया।
इस ताम्रपत्र के लेख से भी हमें सरकपुरी राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी को मालूम है जो इस वंश का शासक नरेंद्र हुआ है, नरेंद्र के काल के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, कुरुद में और पेपरडुला में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से जयराज के शासनकाल के 3 ताम्रपत्र मिले हैं, आरंग और मल्हार में, और सुदेवराज इस वंश के शासक हुए हैं। इनके शासनकाल के 8 ताम्रपत्र, सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं। इनके द्वारा भी सरकपुरी राजवंश के इतिहास को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के इतिहास जानने के सर्वाधिक प्रमाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। इस काल के प्रसन्न मात्र शासक हुए हैं। इन्होंने सोने के सिक्के जारी कराए थे। इनके द्वारा सोने के सिक्के जारी कराया गया था और इनके द्वारा जारी कराया गया सिक्का सिरपुर और चांदा जिले में प्राप्त हुए हैं। इसके द्वारा भी हम सरकपुरी राजवंश के इतिहास को जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला आता है अभिलेख। डॉक्टर डी सरकार ने अभिलेख के साक्ष्य विवरण से सरकपुरी राजवंश का विवरण उल्लेख किया है। इनके उल्लेखित विवरण से भी हम सरकपुरी राजवंश के बारे में इतिहास जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मल्हार रिपोर्ट डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा भी हम सरकपुरी राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं सरकपुरी राजवंश के प्रसिद्ध शासकों के वंशावली को यहाँ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सरकपुरी राजवंश कब से कब तक शासन सत्ता संचालन प्रमुख शासकों के द्वारा किया गया है, इस बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, मत भिन्नता है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया है। फिर भी सर्वाधिक मान्यता इतिहासकारों के द्वारा जो तिथि ईस्वी को मान्य किया गया है, इसके विवरण को यहाँ संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। सरबराज जो सरकपुरी राजवंश का संस्थापक है, इनका कार्यावधि 342 से 352 ईस्वी के शासनकाल को माना जाता है। इसके 2 पुत्र हुए हैं। सरबराज संस्थापक भी रहे सरकपुरी राजवंश के। 2 पुत्र, इसमें पहला जो पुत्र है, इनका ज्येष्ठ जो पुत्र है ये महेंद्र है और छोटा पुत्र नरेंद्र है। सरबराज के उपरांत उनका पुत्र महेंद्र शासक बने हैं। इनका शासन अवधि 352 से 390 ईस्वी को माना जाता है। महेंद्र के बाद नरेंद्र उनका उत्तराधिकारी बना, जो महेंद्र का भाई और सरबराज का छोटा पुत्र है। इनका कार्यावधि 390 से 420 ईस्वी माना जाता है। नरेंद्र के उपरांत प्रसन्न मात्र इस वंश का शासक हुआ है। इनका कार्यावधि 420 से 480 ईस्वी को माना गया है। प्रसन्न मात्र के उपरांत जयराज इस वंश के शासक हुए हैं। 480 से 500 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इनके 3 पुत्र हुए हैं। प्रथम पुत्र सुदेवराज, द्वितीय पुत्र प्रवारराज और तृतीय पुत्र व्यग्रराज रहे हैं। जयराज के उपरांत उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है सुदेवराज शासन सत्ता संचालन किए हैं। इनका कार्यावधि 500 ईस्वी से 510 ईस्वी को माना गया है। सुदेवराज के उपरांत उसका बीच का पुत्र भाई, जिसे हम प्रवरराज के नाम से जानते हैं, इन्होंने 510 ईस्वी से 515 ईस्वी में शासन सत्ता संचालन किया। इसके उपरांत इनका छोटा भाई यानी जयराज के सबसे छोटे पुत्र व्यग्रराज शासन पर आसीन हुए, राज सिंहासन पर आसीन हुए। ये 515 ईस्वी में शासन सत्ता संचालन किए। ये सरकपुरी राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके शासनकाल में अपन देखते हैं कि पांडु वंश के शासकों ने खासकर इंद्रबल में आक्रमण किया था। दोनों के बीच 515 ईस्वी में युद्ध हुआ और व्यग्रराज के कार्यकाल में सरकपुरी राजवंश का अंत हुआ और पांडु वंश की पुनर्स्थापना हुई, नए राजवंश की स्थापना हुई। तो आइए यहाँ मैं आप लोग को इन प्रसिद्ध शासकों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्रदान करूंगी।
जैसे कि आप सभी को मालूम है, सरबराज ने नए राजवंश की स्थापना की और इसके नाम से ही सरबपुरी राजवंश नाम पड़ा। इसने दक्षिण कौशल के उत्तरी भूभाग को जीत करके एक साम्राज्य की नींव डाली थी। यह शक्तिशाली, वीर, साहसी, कुशल सेनापति और नए राजवंश को नया सत्ता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी था। अपने उद्देश्य को, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही इसने दक्षिण कौशल में नए साम्राज्य की स्थापना की और इसके नाम से ही इस साम्राज्य का नाम सरबपुरी राजवंश पड़ा। इसका कार्य अवधि 342 से 352 ईस्वी के आसपास इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। और आप लोग को सभी को मालूम होगा कि उत्तरी भूभाग में इनका साम्राज्य बिलासपुर और रायगढ़ के भूभाग इसके साम्राज्य के अधीन थे, अंग थे। यह नए राजवंश के संस्थापक के साथ साथ अपने जो विजित भूभाग प्राप्त हुए हैं, इसको सुदृढ़ता से शासन सत्ता संचालित किया है। इसके उपरांत इसका ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र सरबपुरी राजवंश का उत्तराधिकारी बना और इसने 352 ईस्वी से 390 ईस्वी में सरबपुरी शासक के नाते शासन सत्ता संचालन किया। महेंद्र के शासनकाल का विवरण हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख से भी प्राप्त होते हैं। आप सभी को मालूम है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। उसने उत्तरी भारत के भूभागों पर अधिकार करने के उपरांत दक्षिण भारत की ओर विजय अभियान के लिए अग्रसर हुआ। उसकी मुठभेड़ स्वाभाविक है दक्षिण कौशल में महेंद्र से हुई। महेंद्र के सामने समुद्रगुप्त ने पेशकश रखा कि वह समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन महेंद्र ने उसकी पेशकश को मानने से इनकार कर दिया। स्वाभाविक है दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में समुद्रगुप्त की जीत हुई और महेंद्र हार गया, पकड़ा गया और उसे बंदी बना लिया गया था। कुछ दिनों के उपरांत महेंद्र को पुनः छोड़ दिया गया और वह सरबपुरी राजवंश का सत्ता पुनः संचालन करने लगा। महेंद्र के उपरांत उसका छोटा भाई सरबराज का द्वितीय पुत्र नरेंद्र शासक बना। यहीं तक है। महेंद्र के उपरांत नरेंद्र जो सरबराज का छोटा पुत्र था, राज सिंहासन पर आसीन हुआ। नरेंद्र का कार्य अवधि 390 से 420 ईस्वी माना जाता है। नरेंद्र अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में स्वयं को सरबराज का पुत्र बताया है। नरेंद्र एक महत्वाकांक्षी शूरवीर योद्धा था। उसे विरासत में जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ और आसपास के भूभागों को जीतने के उद्देश्य से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासक होने के नाते नरेंद्र ने मुख्यतः रायपुर के आसपास के रायपुर जिले के राजिम, महासमुंद के क्षेत्र, शिवरी नारायण, सारंगगढ़, उड़ीसा में स्थित संबलपुर, सोनपुर के क्षेत्र को अपने साम्राज्य का अंग बनाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र अपने विरासत में प्राप्त भूभाग से संतुष्ट नहीं था और कुशल योद्धा होने के कारण साम्राज्य का विस्तार किया और जीते हुए भूभाग को सरबपुरी राजवंश में सम्मिलित करके कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की। नरेंद्र के उपरांत उसका जो उत्तराधिकारी हुआ, इसका नाम प्रसन्नमात्र था। प्रसन्नमात्र का शासनकाल 420 और 480 ईस्वी के बीच माना जाता है। प्रसन्नमात्र एक वैभवशाली शासक था। इतिहासकारों ने इसके शासनकाल को प्रगति,
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली राष्ट्र माना है। आप सभी को ये यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि प्रसन्नमात्र के शासन काल में इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से जगह पे? सिरपुर और चांदा जिले के पास। ये सिक्के सोने के धातु के बने हुए थे। सोने के धातु के बने होने के कारण इतिहासकारों ने आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली शासक होने का प्रमाण बताया है। स्वाभाविक है कि यह धन धान्य से इसका शासनकाल परिपूर्ण रहा होगा। प्रसन्नमात्र के उपरांत इसका जो उत्तराधिकारी बना यह जयराज था। जयराज 480 से 500 ईस्वी तक सरबपुरी राजवंश का शासक रहा है। जयराज ने विरासत में जो उसको सत्ता प्राप्त हुई थी उसको अक्षुण्ण रखा, यथावत बनाए रखा। इसके 3 पुत्र हुए हैं, सुदेवराज, प्रवरराज और व्यग्रराज। जयराज के उपरांत उसका बड़ा पुत्र महासुदेवराज के नाम से राज सिंहासन पर आसीन हुआ। इसका नाम सुदेवराज था, लेकिन इसने जैसे ही सिंहासन पर आसीन हुआ तो उसने महा की उपाधि धारण करके महासुदेवराज का शासनकाल 500 से 510 ईस्वी का शासनकाल माना जाता है। महासुदेवराज ने राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत महा की उपाधि धारण की। सुदेवराज से इसे महासुदेवराज के नाम से जाना गया। सुदेवराज के उपरांत उसका बीच का भाई, इसका नाम है प्रवरराज। ये जयराज का बीच का मझला पुत्र था। इसने 510 ईस्वी से 515 ईस्वी तक शासन सत्ता संचालन किया। प्रवरराज के शासनकाल का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ सुदेव राज के शासनकाल के 8 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं और प्रवरराज के शासनकाल का भी ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। इनके ताम्रपत्र लेख के द्वारा इतिहास की प्रवरराज की जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी को ये बताना यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि प्रवरराज के शासनकाल में पांडु राजवंश के शासकों ने उत्तरी भारत के कुछ भूभागों पर, कुछ स्थान पर अधिकार किया था, ऐसा विवरण भी प्राप्त होते हैं। प्रवरराज के उपरांत व्यग्रराज, जो कि प्रवरराज का छोटा भाई था, इसने राज सिंहासन पर आसीन हुआ 515 ईस्वी में। यह प्रवरराज पुरी राजवंश का सबसे अयोग्य शासक था, निर्बल शासक था। इसके शासनकाल में पांडु राजवंशों का आक्रमण हुआ। पांडु राजवंश में इस समय जो इंद्रबल हैं, पांडु वंश के संस्थापक हैं, इसने आक्रमण किया और सरबपुरी राजवंश के अंतिम शासक व्यग्रराज के बीच दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडु राजवंश के शासक, जिसका नाम हम लोगों ने अभी उल्लेख किया था, इंद्रबल नाम के अनुरूप शक्तिशाली था, पराक्रमी था और वीर था, साहसी था, हिम्मती था। इसने व्यग्रराज को पराजित करके सरबपुरी राजवंश का अंत कर दिया और यहाँ एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसको हम पांडु वंश के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सरबपुरी राजवंश की स्थापना सर्वराज ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था और व्यग्रराज के कार्यकाल में, व्यग्रराज इस वंश का अंतिम शासक था, इसके शासनकाल में पांडु शासकों के द्वारा पराजित होने के उपरांत सरबपुरी राजवंश का अंत हो गया। प्रकृति का नियम है, जब जब राजवंश का पतन होता है तो नए राजवंशों का उत्थान होता है। छत्तीसगढ़ में भी जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, भूभाग है, यहाँ सरबपुरी राजवंश के अंत के उपरांत एक नए राजवंश का उत्थान हुआ, जिसे हम
पांडु वंश के नाम से जानते हैं। सरकपुरी राजवंश के बारे में मेरे व्याख्यान से आप लोग को जरूर कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। किसी तरह का कोई संदेह होने पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।